नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात दिल्ली उपराज्यपाल के चक्रकाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जिनके कार्यालय में भरे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एलजी ने बड़ी कार्रवाई की है। फिर बात करेंगे अग्निपथ योजना के चक्रव्यूह में फंसे राहुल गांधी की, जो एक तरफ तो ईडी के जाल में फंसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की इस योजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे एनसीबी के चक्रकाल में फंसी रिया चक्रवर्ती की, जिनके खिलाफ एजेंसी ने ड्रग्स मामले में आरोप बरकरार रखे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे पुलिस के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, क्योंकि बाबा बिरयानी ने पुलिस की पूछताछ में जुम्मे के बाद की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात उपराज्यपाल के जाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन एक्शन लेने के टाइम उनकी हवा निकल जाती है। अब आप देखिए, घपलेबाजी में उनके लोग कभी पीछे तो रहे नहीं हैं। हाल का ही मामला उठा लें तो दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जेल में हैं, लेकिन केजरीवाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं। ऐसे ही उनके सीएम कार्यालय में भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन उस पर भी केजरीवाल मुंह बंद करके बैठे रहे। केजरीवाल चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, राजधानी का मुख्यमंत्री होने का घमंड कर लें, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और केजरीवाल के कार्यालय में तैनात उप सचिव और 2 उप विभागीय मजिस्ट्रेटों यानी एसडीएम को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात प्रकाश चंद्र ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को इस कार्रवाई के तहत निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। एलजी की ये कार्रवाई कर दिल्ली सरकार को ये बता दिया कि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो है ही, साथ ही सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करने की कोशिश भी है। दिल्ली में उपराज्यपाल का पद जब से वीके सक्सेना ने संभाला है, तभी से गलत के खिलाफ उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं और विपक्ष को उन्होंने अपने खिलाफ बोलने का एक और मौका दे दिया है। लेकिन एलजी की कार्रवाई से केजरीवाल का क्या लेना देना है, वो भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लगातार केजरीवाल दिल्ली का पूर्ण नियंत्रण दिल्ली सरकार के हाथों में होने की डिमांड करते रहे हैं। उनको चाहिए कि दिल्ली को लेकर हर फैसला उनके हाथों में हो। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तो केजरीवाल के हाथ में है नहीं, तो अगर कोई भ्रष्टाचारी होता भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। लेकिन भले ही कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर सकती, पर एक्शन लेने के लिए सिफारिश तो कर सकती है, लेकिन उनसे वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन एक्शन के टाइम पर कुछ नहीं कर पाते। मगर एलजी ने जो कार्रवाई अब की है, उसके बाद केजरीवाल को मिर्ची भले ही लगी हो, लेकिन इससे वीके सक्सेना ने दिल्ली के केजरीवाल को उनकी जगह दिखा दी है। यहाँ एलजी ने केजरीवाल को उनकी औकात दिखाई तो गांधी परिवार के युवराज ने अपना मोदी विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड में घोटाले को लेकर ईडी ने 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की। इस दौरान राहुल गांधी परेशान हो गए, ईडी से उनकी बहस हो गई और वो इरिटेट होने लगे। ईडी के सवालों से राहुल इतने हड़बड़ाए कि वो क्या जवाब दे रहे थे शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। ऐसे ही राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी की भी हालत यही रही। राहुल से पूछताछ के बाद सोनिया गांधी ऐसी डरी हैं कि उन्होंने फिर से ईडी के सामने पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांग ली है। अब राहुल गांधी भले ही ईडी के दफ्तर में परेशान थे, लेकिन बाहर आके उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि ईडी ने उनसे उनकी एनर्जी का सीक्रेट पूछा है कि वो 8 से 10 घंटों तक सीधे बैठे, कहां से आया इतना धैर्य। फिर ईडी की जो कार्रवाई है उसे लेकर भी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। सबसे पहले तो राहुल के ईडी दफ्तर में होने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो उत्पात मचाया, उसके लिए राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया नहीं जा सकता।
वहीं अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार का रुख साफ होने के बाद भी राहुल इसका विरोध कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और साथ ही मोदी विरोधी एजेंडा भी चलाने में लगे हैं। राहुल अब भी यही कह रहे हैं कि ये योजना युवाओं के लिए सबसे बड़ा धोखा है और सरकार को ये स्कीम वापस लेनी ही होगी। वो साफ साफ अपने संबोधन में युवाओं को इस स्कीम के खिलाफ बरगला रहे हैं कि 4 साल तक सेना में अपनी सेवा देने के बाद जब युवा सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन हो गया है। राहुल कहते हैं कि चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी हुई है। 1000 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र चीन की सेना ने हमसे छीना है। ऐसे में सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार सेना को कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा सामने आएगा। मतलब राहुल से ईडी पूछताछ कर रही है तो भी मोदी जिम्मेदार, और योजना का विरोध हो रहा है तो भी मोदी जिम्मेदार। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि ना तो उन्हें खुद का भविष्य दिखाई दे रहा है और ना ही युवाओं का, और इसीलिए ही राहुल गांधी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब राहुल का दोगला चेहरा तो उजागर हो गया, लेकिन इस बीच बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल की जांच के बाद अब एनसीबी की ओर से स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें रिया और उनके भाई शौविक पर वो आरोप बरकरार रखे गए हैं जो एजेंसी ने आरोप पत्र में लगाए थे। इस ड्राफ्ट चार्जशीट को फाइल करते हुए अदालत से रिया और शौविक पर मादक पदार्थों के सेवन और मृतक अभिनेता राजपूत के लिए ऐसे पदार्थों की खरीद और भुगतान करने के आरोप तय करने का आग्रह किया गया है। हालांकि कोर्ट की ओर से अभी एनसीबी के इस आग्रह पर मुहर नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि कुछ अभियुक्तों ने मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की है और इस एप्लीकेशन को रिव्यू किए जाने के बाद ही रिया और शौविक समेत बाकी आरोपियों पर आरोप तय होंगे। अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। 22 जुलाई को सभी आरोपियों पर चार्जशीट में आरोप तय तो किए गए हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट चार्जशीट दाखिल किए जाने के दौरान रिया और शौविक समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। ये पूरा मामला 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सामने आया था, जिसमें रिया और उनके भाई शौविक पर ड्रग्स लेने और उसे बेचने के आरोप के साथ साथ सुशांत के लिए खरीदने के आरोप भी लगे थे। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की ओर से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 1 महीने बाद ही उन्हें बेल मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई सुशांत केस की जांच तो कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। न ही सुशांत की मौत का कारण उनके फैंस और उनके परिवार को पता चल पाया है। आज तक सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लोग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अब जो आरोप एनसीबी की ओर से रिया और उनके भाई पर तय किए गए हैं, अगर उन पर कोर्ट की मुहर लग जाती है तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। अब रिया को होगी जेल और बाबा बिरयानी को भी नहीं मिलेगी बेल, क्योंकि 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार अंसार अहमद ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। अंसार पर क्राउड फंडिंग के आरोप हैं और इसी मामले में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। इसी के साथ पूछताछ में पत्थरबाजों के रेट का भी खुलासा हुआ है। मुख्तार ने पूछताछ में ये बताया है कि 500 रुपए से 1000 रुपए देकर बाहर से पत्थरबाज हिंसा भड़काने के लिए बुलाए गए थे। हिंसा की पूरी साजिश बाबा बिरयानी की दुकान में रची गई थी। इस साजिश में 15 से 16 युवकों को हिंसा फैलाने के लिए अलग अलग टास्क दिए गए थे। पथराव के दौरान आरोपी वीडियो कॉल करके पूरे हंगामे को देख रहा था। इसके अलावा पूछताछ में कई और आरोपियों के नाम भी बाहर आए हैं। पुलिस ने मुख्तार के इनकम सोर्सेस के बारे में भी जानकारी जुटाई है। मुख्तार को करोड़पति बनाने में एक बैंक मैनेजर का भी नाम सामने आ रहा है। इसके लिए हुई धोखाधड़ी में मैनेजर भी शामिल बताया जा रहा है। उस पर नियमों के खिलाफ जाकर मुख्तार को मनमानी ढंग से लोन देने का आरोप है। हालांकि बाद में बैंक मैनेजर को बर्खास्त कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से गठित एसआईटी जल्द ही उस बैंक मैनेजर से भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि मुख्तार अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआत में भले ही अंसार ने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया था, लेकिन बाद में जाके उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया।
जिस तरह पूरी साजिश के तहत जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा को भड़काया गया, वो बेहद चिंताजनक विषय है। लेकिन योगी सरकार ने अब इन सभी जिहादियों का इलाज तो ढूंढ ही लिया है, साथ ही आगे की पूछताछ के लिए पुलिस अंसार की कस्टडी रिमांड भी ले सकती है, जिसके बाद इन कट्टरपंथियों का बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो कांड इस बार इन्होंने किया है, उसके लिए इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना लंबा नपने वाले हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।